प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि उनसे कुछ बातचीत। रविंद्रनाथ ठाकुर, अच्छा टैगोर इनका नाम बाद में पढ़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता थे। यहाँ उनकी एक परिचित महिला से हुई बातचीत को दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें रविंद्र जी के विषय में अनेक रोचक व सच्ची घटनाओं की चर्चा की है। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर से आपकी पारिवारिक नजदीकी रही है, इसलिए सबसे पहले मुझे उनसे जुड़ी कोई ऐसी घटनाएं बताइए जो आपको बार बार याद आती हो। ओके, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने मेरा नामकरण किया था। नवीनता उन्हीं का दिया नाम है। मैं इसे अपने लिए उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मानती हूँ। मैं अपने जीवन में इस आशीर्वाद को हमेशा याद रखती हूँ। मेरे माता पिता के साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। मेरी उनसे 2 मुलाकातें ऐसी हैं जो हमेशा याद आती हैं। इसके पहले की और भी मुलाकातें हैं, परंतु मैं तब बहुत छोटी थी। जब मैं 2 साल की थी तो उनके घर गई थी। मैं बाहर धूप में खेल रही थी। घर में मेरे माता पिता और दूसरे लोग उनके साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच मुझे प्यास लगी और मैं माँ को ढूंढने के लिए दरवाजे के पास गई। ठीक है, दरवाजे के अंदर देखा कि आराम कुर्सी पर दादा की तरह एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और कुछ बोल रहा है और उसके इर्द गिर्द बैठे लोग उसको सुन रहे हैं। मैंने कमरे में एक स्टूल पर रखे पानी के गिलास को उठाना चाहा, परंतु वो पत्थर का था और बहुत भारी था। सभी लोग उठ गए। मेरे हाथ से गिलास ले लिया। मैं रोने लगी। तब उस बूढ़े आदमी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। मुझे लगा कि वह दादाजी हैं और मैं उनके पास चली गई। उनकी बगल में एक जार रखा हुआ था जिसमें लाल सफेद धारियों वाली गोल गोल मीठी गोलियां, यानी कि जिनको हम कैंडी बोलते हैं, है ना, रखी हुई थी। उन्होंने उसमें से अंजलि भरकर, यानी कि मुट्ठी भर कहते हैं ना, वो मुझे दी। मैंने रोना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने किसी को पानी लाने के लिए कहा। मेरे लिए पानी आया। वे हंस रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि जो गिलास में उठा रही थी उसे सिर्फ रविंद्रनाथ ठाकुर ही उपयोग में लाते थे और दूसरा कोई उसमें पानी नहीं पीता था। एक दूसरा प्रसंग है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। एक दोपहर मेरे माता पिता मुझे लेकर उनके घर में लंच के लिए गए हुए थे। उनके खाने का कमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें कम ऊंची कुर्सियां और मेज रखे हुए थे। चूंकि मैं छोटी थी, इसलिए वे मेरे लिए बहुत अनुकूल थे। ओके, जब खाना परोसा गया तो मैंने माँ से पूछा, ये कैसी दावत है कि इसमें पुलाव नहीं है। ये सुनकर मेरे माता पिता शर्मा गए, परंतु रविंद्रनाथ जी ने कहा, ये तो ठीक ही बोल रही है, इसके लिए पुलाव अभी लेके आओ, है ना। फिर इस पर खाना परोसने वाली महिला ने एहसास जताते हुए कहा कि पुलाव में तो बहुत समय लगेगा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं पुलाव जल्दी तैयार करने की विधि जानता हूँ। उन्होंने वह विधि बताई। फिर मेरे लिए थोड़ी देर में पुलाव बनकर आ गया। मैं खुश हो गई। इस घटना के बाद मेरी माँ जीवन भर सुना सुना के मुझे बताती रही कि मैं कितनी असभ्य थी। इसके बाद मेरी शादी हुई तो मेरा ससुराल शांति निकेतन में था। एक दिन मेरी सासू माँ मुझे उत्तरायण में रविंद्रनाथ के घर उनकी पुत्रवधू प्रतिमा देवी से मिलाने ले गई। उन्होंने मुझे देखकर सासू माँ को चेतावनी देते हुए कहा, ये तो बहुत गड़बड़ करने वाली लड़की है। इसने मुझसे 5 मिनट में पुलाव बनवाया था। इस पर मेरी सासू माँ ने विस्मित और भयभीत होकर पूछा, कब? इन्होंने मेरी सासू माँ को बताया कि 20 साल पहले, जब ये करीब 2 साल की थी। फिर सासू माँ ने पूछा, आपने कैसे बनाया 5 मिनट में पुलाव? तो उन्होंने वो मैजिक रेसिपी बताई जो उन्हें रविंद्रनाथ ने सिखाई थी। संतरे की कलियों के भीतर से रेशे, यानी कि फल के गूदे निकालकर उसे 2 चम्मच चावल, किशमिश, काजू, नमक
और चीनी के साथ मिलाकर घी में थोड़ा गर्म कर देने से पुलाव फटाफट तैयार हो जाता है। बाद में इन घटनाओं पर मैंने सोचा कि ये कवि जो है कितना बड़ा महामानव है ना, कि एक बच्चा हताश ना हो जाए इसका भी ख्याल रखता है और कुकिंग भी जानता है। जब मैं 3 साल की थी तभी रविंद्रनाथ गुजर गए थे। उनके जन्म के 150 साल हो रहे हैं। उनके साहित्यिक योगदान को आप किस तरह देखती हैं? रविंद्रनाथ ने पूरे बांग्ला तथा भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी, इसे आधुनिकता से जोड़ा, बल्कि उन्होंने बांग्ला की एक नई भाषा ही बनाकर दी जिसमें उनके बाद के लेखकों ने लिखा और चिंतन किया। साहित्य सृष्टि के लिए उन्होंने चलित भाषा बनाई, उसे समर्थ बनाया, बहुत सारे नए शब्द बनाए। उन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनका शब्द बनाना बहुत आसान था। भाषा बदलती रही, रविंद्रनाथ की बनाई भाषा भी आज बदल चुकी है। आजकल उस भाषा में नहीं लिखा जाता, मगर उन्होंने ऋतु, प्रकृति और मानवीय अनुभूति को देखने की नई दृष्टि दी। आजकल जब विभाजन की गतिविधियां और आतंकवाद तेजी से बढ़ रहे हैं, तब रविंद्रनाथ को फिर से पढ़ने का समय आ गया है, यानी कि उनकी किताबों को पढ़ने का समय फिर से आ गया है। इस दौर में रविंद्रनाथ बहुत याद आते हैं। साहित्य के अलावा उनकी दिलचस्पी के और भी बहुत सारे क्षेत्र थे, तो वो क्या जवाब देती है? उनकी प्रतिभा तो बहुमुखी थी, एक मुखी नहीं थी। साहित्य तो उनका एक पक्ष है और साहित्य में भी कोई ऐसी शाखा प्रशाखा नहीं जिसमें उन्होंने सृष्टि नहीं की हो। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गीत काव्य, नृत्य नाटक, प्रहसन, बच्चों के लिए शिशु साहित्य, प्रबंध साहित्य, यात्रा वृतांत, पत्र साहित्य, अनुवाद, किस विधा में उन्होंने काम नहीं किया, है ना। साहित्य के अलावा धर्म, विज्ञान, राजनीति, इतिहास, भूगोल, शिक्षा, सब पर उन्होंने विचार किया और उन पर अपने प्रबंध जो है वो लिखे हैं। देश विदेश की तत्कालीन स्थितियों पर लिखा। साहित्य के अलावा संगीत में भी उनका काफी दखल था। अपने गानों को उन्होंने सुर भी दिया। वे चित्रकार भी थे। चित्रकला उन्होंने थोड़ी देर से शुरू की। उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में लगी। चित्रकला में पेंटर लोग उनको फर्स्ट मॉडर्न पेंटर बताते हैं। शिक्षाविद तो वे थे ही। शांति निकेतन में उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। विश्व भारती एक आदर्श शिक्षालय है। उन्होंने नई तरह की शिक्षा व्यवस्था अपनाई जो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से अलग भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी। उसमें पुराने तरीके की आश्रम संस्कृति को अपनाया गया था। पेड़ के नीचे खुले में कक्षाएं लगती थी। शिक्षकों का पहनावा धोती साड़ी था। शांति निकेतन में अभी भी सुबह 6 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं। सारे विश्व में भारतवर्ष की पहचान स्थापित करने का उनका स्वप्न था। रविंद्रनाथ ने आदिवासियों की भी बहुत चिंता की। सामाजिक परिवर्तन के बगैर कैसे उनकी आर्थिक उन्नति संभव हो, उनकी जीवन स्थितियां बेहतर हो, परंतु उनके सामाजिक कायदे कानून पर कोई फर्क ना पड़े। उन्होंने उनकी शिक्षा और आर्थिक दृढ़ता पर बल दिया। उन्होंने लोगों के लिए रविंद्रनाथ ने पहला कोऑपरेटिव बैंक शुरू किया। श्री निकेतन में और अर्थोपार्जन की बेसिक शिक्षा दी जाती थी। हाथों से कई तरह की चीजें बनाना सिखाया जाता था। ठीक है, आज के दौर में उनकी रचनाओं का क्या महत्व है? उनकी कहानियां, उपन्यास सब आज फिर से नए संदर्भों में देखने लायक हैं। उनके उपन्यास गोरा, 4 अध्याय आज भी प्रासंगिक हैं। नाटक रक्तकरबी और मुक्त धारा को आज के दानवी औद्योगिकरण के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जातिवाद की समस्या के संदर्भ में, चंडालिका, जेंडर की समस्या के संदर्भ में चित्रांगदा को फिर से पढ़ा जाना चाहिए। किस समस्या पर उन्होंने नहीं लिखा? जो बात आज मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय कर रही हैं, उसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत पहले ही लिख दिया था। क्या उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व किसी और भारतीय भाषा में दिखता है? उनके जैसा व्यक्तित्व
किसी भारतीय भाषा में ही क्या, पूरी पृथ्वी पर मुझे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। साहित्य में नोबेल पुरस्कार तो हर साल किसी न किसी को मिलता है, मगर रविंद्रनाथ जितना कितनों ने अपने देश के बारे में इतना सोचा और किया है, किसी ने नहीं। वे तो जैसे युग मानव थे। उनकी तुलना में पूरे विश्व साहित्य में से भी मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। नवनीता देवसेन, ठीक है। तो उन्होंने जो है रविंद्रनाथ के साथ जो उनका समय बीता, उन्होंने वो सारा यहाँ पे इस पाठ में हमें बताया है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।